सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि आप सब यहां पे शामिल हुए। आज हमारे बीच में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी मौजूद हैं और वो आज हम सबको अपना संबोधन भी करेंगे। मैं आपको उत्तराखंड की जनता की तरफ से और पूरे प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मनीष जी को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली जैसी जगह में, जहां पे कि लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे कि पूरी ताकत भी गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, केंद्र के पास में होती है, उसके बावजूद ऐसे कामयाब मॉडल बनाए हैं जो कि आज उत्तराखंड की जनता को भी उम्मीद होती है कि हम इस समाज में सरकार से एक्सपेक्ट करें। आपका जो शिक्षा का जो मॉडल दिल्ली में है वो तो खाली काबिले तारीफ ही नहीं है, उसे तो आज की तारीख में पूरे देश के अलग अलग जो राज्य हैं वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में रिजल्ट जो आता है दिल्ली में 99% लोग, बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में IIT, नीट जो कि बहुत ही मुश्किल एग्जाम है उनको थ्रू करते हैं, उनके एंट्रेंस को थ्रू करते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे एक इफेक्टिव तरीके से एजुकेशन मॉडल कामयाब दिखाई देता है। वहां पे ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल से अब लोगों ने अपने बच्चों को निकाल करके सरकारी स्कूल में डालना शुरू कर दिया है। मनीष जी के वैसे तो बहुत सारे जो काम करने के तरीके हैं जो दिल्ली में साबित होते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस की तरफ, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो बहुत सारे लोगों को शायद उसकी जानकारी नहीं होती, और वो है इफेक्टिव फाइनेंशियल मॉडल, वित्त क्रांति। उत्तराखंड की तुलना करें अगर, हमारा जो बजट है वो सालाना बजट कोई 58,000 करोड़ के करीब होता है। हमारी जो जनसंख्या है वो है करीब 1,15,00,000। दिल्ली का जो बजट है वो है कोई 69,000 करोड़ और वहां की जो जनसंख्या है 2 करोड़ है। इसके बावजूद जबकि दिल्ली में अगर देखें एक आदमी को औसत इस बजट के हिसाब से अगर उसके ऊपर इन्वेस्ट होता है तो दिल्ली में होता है 34,500 और उत्तराखंड में अवेलेबल है एक इंसान के ऊपर, एक हर जनता के हर इंसान के ऊपर 50,000 रुपए। इसके बाद उत्तराखंड में स्थिति बदहाल होती जा रही है। दिल्ली में इस बजट को पिछले 5 साल में सरकार ने एक इफेक्टिव गवर्नेंस के जरिए डबल कर दिया है। दिल्ली में स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, बिजली, पानी और महिलाओं को जो फ्री में ट्रांसपोर्टेशन में फ्री सुविधाएं मिलती हैं वो सब इस बजट में इनकॉर्पोरेट करके होती है। और उसके बाद भी दिल्ली का जो बजट है वो बेनिफिट में जा रहा है। उत्तराखंड आज हम सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इफेक्टिव गवर्नेंस हमारे यहाँ पे आएगी तो शायद हमारा भी जो बजट के अलावा जो हम ऋण पे चल रहे हैं, जो लोन हम लोगों से उठा रखे हैं करीब 69,000 करोड़, वो सबका सब ना पूरा हो सकता है। हमारे यहाँ पे बिजनेस, जिसे मैं बोलूंगा टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, इसके ऊपर जनता, समाज, वो सब 80% डिपेंड करती है। आज हम इसी बिजनेस मॉडल को, हम इसी फाइनेंशियल मॉडल को आपस में डिस्कस करने के लिए मनीष जी को रिक्वेस्ट करके यहां लेकर के आए हैं। मनीष जी हम सबको संबोधित करेंगे और उसके बाद में यदि आपके कोई सवाल होते हैं तो उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, आपका यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब पक्का यहां पे आपके संबोधन के बाद में उत्साहित होकर के जाएंगे कि आम आदमी पार्टी जब उत्तराखंड में आएगी तो किस तरीके से जो हम कहते हैं उत्तराखंड नवनिर्माण वो बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड पे दिखना शुरू होगा। सर, आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबको संबोधन करें। बुके हो गया। सभी मीडिया के साथियों से निवेदन है, कृपया एक बार आप सब लोग सीट ले लीजिए। उसके बाद मनीष जी कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप सब लोगों से बाइट भी करेंगे। पीछे जो हमारे व्यापारी साथी आए हुए हैं उनको देखने में, सुनने में परेशानी होगी। सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग प्लीज अपना कैमरा यहीं छोड़ दीजिए,
आप अपनी अपनी सीट ले लीजिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये। फिर मनीष सर अपना एड्रेस करेंगे। प्लीज अमित जी एक बार आप देखिएगा, यहीं बैठ जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी सी चेयर्स और आगे दे दें मीडिया के साथियों के लिए। दोनों का काम इंपॉर्टेंट है, कुछ चेयर्स की आगे व्यवस्था कर दें ताकि बैठ जाएं। और जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनकी मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि उनको काफी समय तक कैमरा को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन स्टिल जर्नलिस्ट, स्टिल फोटोग्राफर से तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फोटो ले लो, अगले 1 आध घंटे तो ऐसी शक्ल रहेगी उसके बाद। तो अमित जी थोड़ा कुछ चेयर्स और साथियों के लिए करा दें ताकि लोग बैठ जाएं। तो थोड़ा, क्योंकि पीछे व्यापारी साथियों से मैसेज आया कि जी बुलाया तो था व्यापारिक संवाद के लिए, लेकिन ये वॉल दिख रही है कुछ और, कैमरा वॉल दिख रही है। हाँ, और कार्यकर्ताओं से भी रिक्वेस्ट है, थापा जी आप बिठाने का ना सबको रिक्वेस्ट करें और बिठवाएं, ताकि अच्छे तरीके से जो मनीष सर को सब मिलने सुनने आ रखे हैं थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और मीडिया के जरिए आज हमारी वॉइस जानी भी चाहिए। जैसे मनीष सर अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि 1 घंटे में मेरी शक्ल बदली नहीं होगी, मेरे को लगता है क्योंकि उत्तराखंड में आ रखे हैं तो 1 घंटे में ये और यंग दिखेंगे। बाकी बीच में जो कार्यकर्ता साथी खड़े विचित्र बिठाते हैं मेरे ख्याल से सबको। अमित आपके पीछे जितने लोग खड़े हैं उनको भी कहीं बैठ जाए, क्योंकि और मेरे ख्याल से जो लोग खड़े हैं वो सोच लें कि उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, उनको लगता है किसी और के बारे में बोला जा रहा है। हाँ हाँ जी, धन्यवाद। मैं मनीष सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम सबको अपना संबोधन से अच्छी जानकारी से हमको भी जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोटियाल जी। कर्नल साहब, मेरे साथ आईजी साहब भी हैं, रजिया जी भी हैं, राजीव जी भी हैं साथ में। दिल्ली के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में आप तक कुछ काम तो पहुंचा है, लेकिन कुछ खास बात मैं आपके बीच में रखने के लिए यहां आया हूं। विशेषकर जैसा कर्नल साहब ने आग्रह किया कि आज की ये चर्चा उत्तराखंड की राजधानी में इसलिए रखी गई है उत्तराखंड के व्यापारियों के साथ कि हम आने वाले चुनाव से पहले इस बात पर थोड़ी संभावनाएं तलाश कर सकें कि आम आदमी पार्टी की राजनीति में, केजरीवाल जी की राजनीति में, और कल आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो व्यापार और व्यापारियों की स्थिति क्या होने वाली है और इसमें उत्तराखंड की तरक्की का रास्ता कैसे खुल सकता है। इस पर संवाद करें उससे पहले मैं कुछ बात आपके बीच दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के, विशेषकर दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में अपने कुछ अनुभवों का जिक्र मैं यहां करूं, दिल्ली की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ तस्वीर रखूं। थोड़ा सा पहले मैं वो करूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनाने के बाद 2 सिद्धांत रखे। पहला तो यह कि जो व्यापारी होता है, जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, वो किसी भी तरह का व्यापार कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अब उसमें सब है, ट्रेडर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरर है, सब है। तो जो व्यापार है, व्यापारी कर रहा है, व्यापार करने वाला जो व्यक्ति है वो केवल अपनी तरक्की में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की तरक्की में भागीदार होता है। इसको वो आधार मान के चलते हैं मुख्यमंत्री जी। और दूसरा उनका सिद्धांत है कि व्यापार करना व्यापारी का काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम केवल सरकार चलाना है। व्यापारी के हिस्से में व्यापार करने देना चाहिए, सरकार को व्यापार करने के तामझाम में नहीं उलझना चाहिए। 2 सिद्धांत लेके अरविंद केजरीवाल जी चलते हैं, उनकी राजनीति का ये मूल सिद्धांत है।
और इसी सिद्धांत पे चलते हुए आपको याद होगा कि 2013 में एक 49 डेज के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। उसमें चाहे अनचाहे जिस तरह से ईमानदारी से काम होना शुरू हुआ, उसमें चाहे अनचाहे कुछ घटनाक्रम इस तरह का रहा जाने अनजाने में कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही ऐलान किया कि दिल्ली में कहीं भी कोई किसी से रिश्वत मांगे, आम आदमी से, किसी व्यापारी से, किसी से भी कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे, किसी ठेकेदार से कोई रिश्वत मांगे, वो फलाने फोन नंबर पे फोन करके भेज दो, उसकी मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर लेना और उसको, उस अफसर को हम ठीक कर देंगे। 29 अधिकारी जिनके खिलाफ पुख्ता कंप्लेंट व्यापारियों की तरफ से आई, लोगों की तरफ से आई, उन पे 49 डेज के अंदर पहले 2-3 हफ्ते में ही एक्शन ले लिया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि व्यापारी वर्ग का काम आसान होता चला गया। फिर मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के व्यापारियों के साथ एक बैठक की कि भाई बताओ, क्या चुनाव से पहले भी करते रहते थे और वो मांगे आती रहती थी, बताओ भाई अब सरकार बन गई है क्या करें। तो व्यापारी वर्ग के पास से सबसे पहले डिमांड आई कि जी आप ये रेड बंद कराइए, ये जो हर रोज कोई ना कोई इंस्पेक्टर सेल टैक्स का, वेट का, तब वेट का रिजीम था, वेट का रिजीम का बैठा रहता है, इसको बंद कराइए। सीएम साहब ने ब्लैंकेट ऑर्डर दिया कि अब से कोई भी सेल टैक्स का, वेट का ऑफिसर, एक्साइज का ऑफिसर ऐसे ही मुंह उठा के दुकान पे नहीं जाएगा किसी के यहां, ऊपर से परमिशन लेके जाएगा, रेड राज बंद करो। रेड राज 100% बंद हुआ। 49 डेज, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा जिक्र हो जाए पिछले उसका। 49 डेज के बाद जब सरकार इस्तीफा दे दिया, अब बजट का मतलब ये टैक्स कलेक्शन और इस सबके क्या आंकड़े बाद में आते हैं, तो हमारी वो सरकार चली थी जनवरी और फरवरी में। 28 दिसंबर को बनी थी और 14 फरवरी को रिजाइन किया था। इन 49 डेज में, खासतौर से जनवरी फरवरी के महीने में, दिल्ली के इतिहास का सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा। किसी को, व्यापारी को यह नहीं कहा भाई टैक्स दो, सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के यहां रेड करानी बंद कर दी। इतने भर से व्यापारी ने उत्साहित होकर अपना काम ठीक से करना शुरू कर दिया, उसकी जिंदगी में खुशहाली आई। तो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन उस 49 डेज में हुआ। फिर परमानेंट सरकार बन गई अरविंद केजरीवाल जी की। उसमें इस बात का बहुत योगदान रहा, दिल्ली के व्यापारियों ने बहुत इस बात को सराहा कि साहब ऐसी सरकार नहीं देखी जहां इंस्पेक्टर आके ये नहीं कहता ये क्या रख रखा है, इस कागज में क्या है, इसका बिल दिखाओ, उसका बिल दिखाओ। बंद हो गया सारा धंधा उनका इंस्पेक्टर राज का। तो सरकार बनते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने फिर से ऑर्डर किया दोबारा कि अब दिल्ली में रेड राज परमानेंट बंद हो गया, अब कोई इंस्पेक्टर किसी तरह से नहीं जाएगा। वो उन्होंने लागू किया। दूसरा, व्यापारियों के साथ बैठक की उन्होंने पूछा भाई बताओ, अब ये तो चलो रेड राज तो बंद हो गया, ये तो ईमानदारी की सरकार की बात है, लेकिन व्यापारियों के हित के लिए सरकार क्या करे, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो अलग अलग सेक्टर के एसोसिएशन से बात की तो उन्होंने, सबने सजेस्ट किया, उस वक्त जीएसटी रिजीम नहीं था, वेट रिजीम था, राज्य सरकारें फैसला लेती थी कि जी ये जो 12.5% टैक्स होता है गुड्स पे, सारी चीजों पे 12.5% था, पेन पे, इधर उधर हर चीज पे, बोले इसको 5% कर दो। हमने कहा क्यों, फायदा बताओ क्या होगा। बोले जी हम किसी को 100 रुपए का सामान बेचते हैं, उससे कहते हैं 112 रुपए दो, आदमी कहता है यार बिना टैक्स के कर दें क्या, और इस वजह से बिना टैक्स वाला धंधा ज्यादा चलता है, ब्लैक का धंधा ज्यादा चलता है। बोले इसको टैक्स को कम कर दो, टैक्स आपको ज्यादा मिलेगा। हमने ऑफिसर्स से कहा भाई फाइल बनाओ, डिसीजन लो। ऑफिसर्स कन्वेंशनल सोचते हैं, बोले नहीं साहब 12% पे इतना पैसा इकट्ठा होता है, अगर आप 5% करोगे तो टैक्स तो अधूरा रह जाएगा, आधे से भी कम रह जाएगा। हमने आमने सामने बिठाया व्यापारियों को और ऑफिसर्स को। व्यापारी बोले साहब पहले एक काम करो, एक सेक्टर का करके देखो, 12.5% से 5%, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपका टैक्स कलेक्शन कम हो तो हमें बताना। और इतिहास गवाह है साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत लोग कहते हैं टैक्सेशन के संबंध में, और आप जानते हैं, लेसर द टैक्स मोर द कंप्लायंस, मोर द टैक्स लेसर द कंप्लायंस। ये अंग्रेजी में टैक्सेशन की सबसे बड़ी कहावत है। दिल्ली के इतिहास में सबसे पहले 2015 के बजट में, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, टिम्बर पे 12.5% का टैक्स 5% किया गया। अधिकारियों के अंदर डर था, साहब अब टिम्बर तो सेक्टर गया, टैक्स नहीं मिलेगा इससे। आप यकीन मानिए
1% ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ। यानी कि जो 12.5% का टैक्स 5% कर दिया गया था, वो ऐसे कन्वेंशनल फॉर्मूला में जाते तो आधा हो जाना चाहिए था, आधे से कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ना सिर्फ उतना रहा बल्कि 1% ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। उस संबंध से, उस प्रयोग से उत्साहित होकर अगले बजट में हमने 42 ऐसे प्रोडक्ट हमें व्यापारियों ने गिनाए कि साहब इस पे भी आप 12.5% से 5% कर दीजिए। हमने उन पे भी 5% कर दिया, 5% ले आए टैक्स। और साथियों, ये उसका नतीजा हुआ कि 5 साल के अंदर अंदर रेड राज बंद, टैक्स कम, बीच में फिर जीएसटी आया लास्ट के 2 ईयर, और जीएसटी को तो आप जानते हैं, जीएसटी के दौर में तो टैक्स शुरुआत में ऐसी हुआ था। उसके बावजूद 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बजट जो होता था वो 30,000 करोड़ रुपए होता था, और 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली सरकार का बजट हो गया 60,000 करोड़ रुपए। और जबकि उससे पिछले 5 साल में देखोगे तो वो 24,600 करोड़ से 30,000 करोड़ आया था 5 साल में, हमसे पिछले 5 साल में। हमारे पहले 5 साल में 30,000 करोड़ का बजट 60,000 करोड़ रुपए हो गया। क्यों? क्योंकि हमने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, शांति से काम करना चाहता है, अगर सरकार उसको दुखी ना करे तो अपने आप टैक्स ज्यादा देना चाहता है, और टैक्स रेट कम होना चाहिए। इसका एक मॉडल बनी दिल्ली कि किस तरह से व्यापारियों को सहयोग देके, व्यापारियों को सुविधा देके सरकार का भी काम आगे बढ़ता है और व्यापारी का भी काम आगे बढ़ता है। इसमें आप सब व्यापारी लोग हैं, आप जानते हैं जब चुनाव आता है तो नेता आपके पास आते हैं। आमतौर पर नेता आपके पास आते हैं कि भाई चंदा दे देना, सरकार में बैठने के बाद आते हैं कि टैक्स दे देना और चंदा भी दे देना। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि ना हम आपसे चंदा मांगने आए, और टैक्स तो जब सरकार बनेगी तब कम ही रहेगा, आप चिंता मत करो, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज मैं आपके बीच में आया हूं आपका साथ मांगने, आप चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। उत्तराखंड में सरकार बनाने में सहयोग करिए, आप अपनी सरकार बनाने में सहयोग करिए, उत्तराखंड की तरक्की में भागीदार बनने के लिए सहयोग करिए। क्योंकि व्यापार, जैसे मैंने अरविंद केजरीवाल जी का पहला सिद्धांत बताया कि व्यापारी की तरक्की होती है तो प्रदेश की तरक्की होती है, व्यापारी की तरक्की होती है तो वहां के लोगों की तरक्की होती है। बहुत सारी पॉलिसीज है, मैं सबका लिस्टिंग नहीं करूंगा यहां पे बैठ के, लेकिन आज दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना शानदार कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने कि दिल्ली के किसी भी व्यापारी को अपना कोई लाइसेंस लेने के लिए, अपना कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। एक 1076 नाम का फोन नंबर जारी कर दिया है, वो व्यापारी बैठ के 1076 पे फोन करता है, सरकार का आदमी व्यापारी के घर आता है, उसके बताए टाइम पे आता है, उसको फोन करके आता है, साथ में स्कैनर लेके आता है, फैक्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन और कंप्यूटर लेके आता है, और सारी जानकारी वहां से लेके खुद भरता है और उसका काम करके देता है। पिछले दिनों में आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में ट्रांसपोर्ट दफ्तर को ताला लगाया। ताला इसलिए लगाया कि ट्रांसपोर्ट दफ्तर, ट्रांसपोर्ट का काम बंद हो गया, नहीं, बल्कि ये जो व्यापारी की सबसे बड़ी पीड़ा है, आम आदमी की तो है ही, पर व्यापारी उसमें सबसे ज्यादा दुखी होता है, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा सरकारी दफ्तर की खिड़कियां हैं, जहां उसको लाइन में लगा के बैठना पड़ता है, लाइन में काम नहीं होता, बाहर खड़ा दलाल को पैसा दे दो तो काम हो जाता है। आप कितनी कोशिश कर लो, कितना ही कंप्यूटर लगा लो, कितनी वो कर लो, लेकिन वो दलाल नहीं हटता वहां से, और जब तक दलाल नहीं हटता वहां से तब तक उस खिड़की पे काम नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा खिड़की बंद कर दो। जब हम आदमी को उसके घर भेज रहे हैं व्यापारी के, तो उसको खिड़की पे आने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑफिशियली हमने 125 डिपार्टमेंट ऐसे चुन लिए हैं, 125 काम ऐसे चुन लिए हैं डिपार्टमेंट्स में, जहां सरकार आम आदमी के घर जाती है, आम व्यापारी के घर जाती है, उसको अब दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका फायदा है कि उसकी जिंदगी से रिश्वत देने का, दलाली का काम जो था, दुख था, वो पूरी तरह से निकल गया। फिर व्यापारियों ने एक चीज और कही, रेड राज तो बंद किया ही किया, टैक्स भी कम किया, कि जी ये 24 घंटे बिजली आनी चाहिए दिल्ली में। देश की राजधानी में 24 घंटे बिजली नहीं है। उस वक्त 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट्स लगते थे, और इंडस्ट्री वाले तो बहुत ही दुखी थे। खूब मेहनत की सत्येंद्र जैन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने,
खड़े हो के ट्रांसफार्मर बदलवाए कि इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी तो इंजीनियर हैं, चीजों को भी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं। आज दिल्ली में पावर से दिल्ली की बिजली नहीं बनती, सस्ती बिजली तो है ही, फ्री भी मिलती है एक बहुत बड़े वर्ग को, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 24 घंटे बिजली मिलती है। जिस राज्य में बिजली बनती नहीं है वहां भी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब काम किया, व्यापारियों से पूछ पूछ के किया, कहां सबसे ज्यादा जाती है, यहां जाती है, यहां ट्रांसफार्मर और लगवाओ, ये ट्रांसफार्मर 20 साल पुराना हो गया इसको बदलवाओ, ये लाइनें खराब हो गई इसको बदलवाओ, इंजीनियर से पूछ पूछ के किया। खूब बैठकें करते हैं सीएम साहब, मैं खूब बैठक करता हूं उनके लोगों के साथ में। जब जीएसटी लागू हुआ, आप सब जानते हैं कि जीएसटी लागू होते ही इतना लंबा चौड़ा कानून, व्यापारियों की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे निर्भरता और बढ़ने लगी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बेचारे नए नए कानून को कैसे समझें, कितना समझें। तो जीएसटी को कैसे ठीक से लागू किया जाए, मेरे दो रोल थे, एक तो दिल्ली में ठीक से लागू करना और बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल में बैठ के व्यापारियों के हित की चीज ले जाना। आज तक जीएसटी काउंसिल की एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई, दिल्ली का व्यापारी गवाह है इस चीज का, जहां जीएसटी काउंसिल का एजेंडा हाथ में आने के बाद मैंने दिल्ली के व्यापारियों के साथ बैठक ना की हो, वहां के एसोसिएशंस के साथ बैठक ना की हो। 500 अलग अलग एसोसिएशंस के 500 लोगों की टीम बनवाई है केजरीवाल जी ने, उनको हमने कहा जीएसटी मित्र। ये जीएसटी मित्र अपने अपने सेक्टर की समस्याएं लेके आते हैं कि जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत क्या है। सीएम साहब हर 6 महीने में बैठ के उनके साथ लंच करते थे जब जीएसटी लागू हो रहा था। हर जीएसटी की मीटिंग से पहले मैं इन 500 लोगों में से एजेंडा भेज के कहता था, बताओ भाई इस पे क्या करवाना है। उनका रिप्रेजेंटेटिव बनके मैं जीएसटी काउंसिल में जाता था, और जीएसटी में बहुत सुधार हुए, बहुत सारे सुधार इसलिए हुए क्योंकि मैं लोगों की सुन के जाता था, लोगों के व्यापारियों की सुन के जाता था। तो आज जीएसटी की जो कई सारी प्रोग्रेसिव चीजें वो हुई, वो इसलिए क्योंकि वहां से हुए। व्यापारियों को एफिडेविट फाइल करने पड़ते थे तरह तरह के लाइसेंस लेने के लिए। अरविंद सर ने 2015 में ही सारी चीजें स्टडी कराई, 454 तरीके के एफिडेविट खत्म कर दिए। बोले ये अब उसमें एफिडेविट में क्या है, आप अपनी कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, सामने वाली सरकार कहती है साहब ये कागज है, इस पे एफिडेविट में ये है, मैं आपका नाम मनीष सिसोदिया, सर्टिफाई करो। अब मैं कैसे सर्टिफाई करूं जी, वो डीएम कलेक्टर के यहां बैठा हुआ एक नोटरी कोर्ट में बैठा हुआ नोटरी सर्टिफाई करता है। नोटरी कैसे सर्टिफाई करता है, वो नहीं जानता मनीष सिसोदिया मेरा नाम है, वो तो केवल ये जानता है उसकी एक फीस होती है 50 रुपए 100 रुपए की, उसको आप 100 रुपए दो और आप लिख दो मेरा नाम राजीव है। मनीष सिसोदिया जाके राजीव अपना नाम सर्टिफाई कर दे, क्या फर्क पड़ता है। ये सब धंधा चल रहा था। 454 इस तरह के एफिडेविट्स लगते थे व्यापारियों को अपना काम चलाने या नया खोलने के लिए। सबके सब खत्म कर दिए, बोले सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर 50 रुपए देके वहां से बनवा के लाना है, उससे अच्छा सेल्फ डिक्लेरेशन। 454 अलग अलग तरीके के एफिडेविट सीएम साहब ने खत्म कर दिए, और उस सब का नतीजा यह हुआ कि दिल्ली 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 23वें नंबर पे थी। 2020 की रैंकिंग में, कोविड के बाद तो रैंकिंग्स नहीं आई, 2020 की रैंकिंग के बाद दिल्ली 12वें नंबर पे आ गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और इतना ही नहीं, बात ये रैंकिंग के आंकड़े लोगों को समझ में नहीं आते, क्या फर्क पड़ रहा है किस पे रे, मेरा व्यापार आसानी से चले, मेरे को तो ये चाहिए, रैंकिंग में कहीं भी हो। हकीकत यह है आज दिल्ली की ग्रोथ देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ वाले राज्यों में है, जो जीएसडीपी होती है जीडीपी की तरह से। दिल्ली की ग्रोथ 11-12% है, उत्तराखंड की ग्रोथ 5% है। आज दिल्ली के एक आम आदमी की औसत आय, जिसको पत्रकार बंधु समझते हैं, सब व्यापारी भी समझते हैं, सब लोग पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं। दिल्ली के आम आदमी की जो आय है, औसत आय पर कैपिटा इनकम जो है, वो 3,54,000 रुपए है पर कैपिटा इनकम, जो कि उत्तराखंड में 2 लाख रुपए है, और नेशनल एवरेज 1,28,000 का है। नेशनल एवरेज से 3 गुना हो गई है दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम औसत आय। तो 1,28,000 के मुकाबले 3,54,000 दिल्ली के आदमी की तरक्की हो रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के व्यापारी की तरक्की हुई। दिल्ली के व्यापारी की तरक्की हो रही है तो दिल्ली के आम आदमी की तरक्की हो रही है। दिल्ली के आम आदमी और व्यापारी की तरक्की हो रही है तो सरकार को टैक्स ज्यादा मिल रहा है। सरकार को टैक्स ज्यादा मिल रहा है तो व्यापारियों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए सुविधाएं और करते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो ये सारा बिजनेस का मॉडल, गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली में रहा है। इसमें मैं समझता हूं कि
जो मूल सिद्धांत है अरविंद केजरीवाल जी का कि व्यापारी को तरक्की के पार्टनर बना के लेके चलो, उसको एक चोर समझ के मत चलो कि व्यापारी है तो चोरी कर रहा होगा तो उससे पैसा वसूल लाओ, इंस्पेक्टर भेज लो। पार्टियों के लिए चंदा निकल आता है, टैक्स नहीं निकलता। और हमको पार्टी के लिए चंदा किसी को डरा के चाहिए नहीं, जब लोग खुशी खुशी चंदा दे देते हैं तो हमने तो नहीं मांगा। तो ये बहुत अलग तरीके का एक मॉडल चला है। व्यापारियों को, व्यापार को ओवरऑल किस रूप में देखती है दिल्ली की सरकार, उसका एक और उदाहरण लेके मैं चाहूंगा हम लोग कुछ आपस में बात करें। फिर अरविंद जी मानते हैं कि व्यापारी अपना जैसे मैंने शुरू में कहा अपनी तरक्की करता है, राज्य की तरक्की में भागीदार बनता है। सबसे बड़ी चीज है कि देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान अगर किसी के पास है तो व्यापारी के पास है। व्यापार आगे बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी, व्यापार आगे बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और व्यापार आगे बढ़ेगा तो देश की तरक्की होगी। ये सिद्धांतों पे करते हुए हमने एजुकेशन में भी व्यापारी का सम्मान लाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम। क्योंकि आमतौर पे किसी भी स्कूल में आप जाओ, बच्चों से पूछो बताओ भाई क्या करना चाहते हो, तो बच्चे नॉर्मली बोलेंगे साहब एक बढ़िया सी नौकरी। बच्चे पूछे जिंदगी में क्या करो, तो हर आदमी उसको बताता है एक अच्छी सी नौकरी करना। सब उसको बताते हैं एक अच्छी सी नौकरी करना। लेकिन दिल्ली की सरकार ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से लेकर ऊपर तक के कॉलेजेस तक में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट, उसको सम्मान और उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से कैरिकुलम शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम। और उसमें 11वीं और 12वीं के बच्चों को तो दिल्ली सरकार सीड मनी देती है ताकि उनके अंदर का व्यापारी, उनके अंदर का बिजनेस पर्सन निकल के आए कि भाई ये लो 2000 रुपए, हम उसको सीड 60 करोड़ रुपए सरकार ने रखा है और अभी तो रिवाइज बजट में उसको बढ़ा के जा रहे हैं, 100 करोड़ करने जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए हम 11वीं 12वीं के बच्चों को दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं ये लो आप अपना बिजनेस आइडिया लेके आओ, हम आपको सीड मनी दे रहे हैं, फायदा हुआ तो आपका, ये पैसा आपका, नफा हुआ नुकसान हुआ आपका। नुकसान भी हुआ तो कुछ तो सीखोगे व्यापार करके, घाटे से भी कुछ सीखोगे, करना व्यापार करना सीखोगे। तो 11वीं 12वीं के बच्चों को सीड मनी देके हम उनको कह रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स। ये समाज से नया बिजनेसमैन ब्लास्ट होकर निकल के आ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली में 11वीं 12वीं में सरकारी स्कूलों में, इनको हम 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 3 लाख बच्चों ने 1-1, 2-2, 5-5 बच्चों के ग्रुप बना के बिजनेस आइडियाज डेवलप किए हैं। 51,000 बिजनेस आइडियाज पे दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे काम कर रहे हैं और आप यकीन मानिए उन्हीं में से कल कोई इतना शानदार बिजनेसमैन निकलेगा जो हजारों हजार लोगों को नौकरियां दे रहा होगा। और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं कहता हूं बिजनेस करो, बिजनेस सीखो, लेकिन साथ साथ नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलो। नौकरी ढूंढने वाला नहीं, जब स्कूल और कॉलेज से बाहर निकलो तो नौकरी देने वाला बन के बाहर निकलो। और व्यापारी समाज जो बैठा हुआ है मेरे सामने, आप सबकी खासियत है, आप अलग अलग बिजनेस करते होंगे, किसी का बिजनेस यूं चल रहा होगा, किसी का यूं चल रहा होगा, किसी का हो सकता है यूं भी चल रहा हो थोड़ा बहुत, लेकिन आप सबकी एक खासियत है कॉमन, वो है कि आप सब नौकरी देने वाले लोग हैं, आप सब नौकरी प्रदाता हैं, आप बेरोजगारी की समस्या का समाधान है। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उसको लेके चल रही है। इसीलिए दिल्ली में बहुत सारी स्कीम्स व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए लागू की गई हैं और उसकी वजह से दिल्ली की तरक्की हुई है। और दिल्ली में वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा इसलिए आया क्योंकि व्यापारियों से पूछ के किया। केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमें नहीं आता, व्यापारियों के लिए क्या करना है ये हमें नहीं आता, शिक्षा के लिए क्या करना है हमें नहीं आता, हमें तो जनता ने वहां बिठाया है, अब हमारा काम यह है कि हम उनसे पूछें जिनको आता है, उनको इज्जत दें। व्यापारियों को आता है। उत्तराखंड में भी बहुत संभावनाएं हैं, दिल्ली में तो फिर भी हमारी मजबूरियां हैं। दिल्ली में जमीन दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती, दिल्ली के बहुत सारे अधिकार वहां पे एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, वैसे भी छोटी जगह है। लेकिन दिल्ली में इस कंस्ट्रेंट के बावजूद इतनी तरक्की हो सकती है, तो उत्तराखंड में तो व्यापार बहुत फल फूल सकता है। दिल्ली फिर भी एक अलग तरीके का शहर है, कॉम्पैक्ट सिटी है, यहां तो फैला हुआ है पूरा, यहां पे जितनी संभावना है। और पर्यटन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने कहा है आध्यात्मिक राजधानी बनाना है इसको, आध्यात्मिक क्षेत्र में खूब रोजगार की संभावनाएं हैं, खूब व्यापार की संभावनाएं हैं और उसका मॉडल आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आएगी।
अपना एक पूरा विशेष विंग इस पे काम कर रहा है कि सरकार बने तो किस किस तरह से यहां पे बिजनेस मॉडल को किसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। आइए उत्तराखंड की तरक्की में व्यापार को शामिल करें, उत्तराखंड के सपने में व्यापार को शामिल करें। आप सबका अपना अपना कोई सपना है, आप जितने व्यापारी यहां बैठे हैं आप सबका अपना अपना कोई ना कोई सपना है। सरकार का काम है कि उस सपने को इकट्ठा कर दो, वही उत्तराखंड के विकास का सपना है। आपका सपना सच होगा तो विकसित उत्तराखंड का सपना सच होगा। आपका सपना सच होगा, सरकार आपको सहयोग करे, आपका सपना सच हो, आपका व्यापार फलेगा फूलेगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड फलेगा फूलेगा। इस सिद्धांत पे हम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसके बाद थोड़ा सा इस बातचीत को संवाद के रूप में आगे बढ़ाएंगे। राजीव, जैसा कि मनीष सर ने आपको पूरा विस्तार से बताया कि दिल्ली में जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरीके से डेवलप किया गया, टैक्स की नीतियों को किस तरीके से बदला गया जिससे कि व्यापारियों को असली फायदा मिल सके। अब तो कृपया प्लीज अपना हाथ खड़ा कर लीजिए। जो भी साथी सवाल पूछे वो अपना नाम बता दें। नमस्कार सर, मेरा नाम क्षितिज चौहान है, मैं विकासनगर से हूं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा होटल है और अभी 3 दिन पहले ही आई पेड 25,000 रुपीज बिल बिजली का। तो रेजिडेंशियल के लिए तो आपकी सरकार बोल रही है कि बिजली स्कीम दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए, जैसे हमारा होटल है तो उसके लिए क्या होगा बिजली से रिगार्डिंग? देखिए दिल्ली में तो बिजली बनती नहीं है, फिर भी इतनी सस्ती है। उत्तराखंड में तो बिजली बनती है। मैं अभी रजिया जी से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने बताया टिहरी का पूरा विस्थापन ही उत्तराखंड के लोगों ने तो विस्थापन की भी त्रासदी झेली है बिजली बनाने के लिए। तो उत्तराखंड के लिए तो सस्ती बिजली हो ही सकती है और अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहां सरकार चलेगी तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में देश में सबसे सस्ती बिजली मिलेगी व्यापारियों को। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह। मेरा क्वेश्चन जीएसटी के मामले में जो देहरादून है वो बहुत वीक होता जा रहा है। बिजनेसमैन सरवाइव नहीं कर पा रहा है। हमें आपसे बहुत आशाएं हैं और अगर बिजनेसमैन नहीं रहेगा तो वेयर जीएसटी स्टैंड। सही बात है। तो हमारा ये जो भीड़ हुई है ये इसी वजह से कि बिजनेसमैन आपके सपोर्ट में है और कई सरकारें होती थी वो उसके सपोर्ट में कहलाती थी बट उन्होंने कुछ नहीं किया। बट हमारे जैसे अब राजेश शर्मा जी हमारे, वो इतने मेहनती हैं, घर बार छोड़ के सारा दिन काम करते हैं, हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है उनसे। लेकिन जब धरातल पे हमारे को काम मिलेगा ना तब हम समझेंगे हम सब मिलके एक साथ चल रहे। और हमारी बहुत उम्मीद है, आशाएं, जो चीज दिल्ली में नहीं थी वो आपने दी। पानी नहीं है, पानी दिया। बिजली नहीं, बिजली दिया। इवन की बहुत हद तक रिवेट मिली लोगों को। तो इस वक्त तो हम अब चुके तो फिर नहीं बचेंगे। बिजनेसमैन तो कतई नहीं बच सकता। आप किसी बिजनेस पूछ लीजिए कि आपका क्या हाल है, वो जब हम ही दे रहे बिजनेसमैन और हमें ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मैं पैसे दे रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं, तो मेरे से जबरदस्ती आप कैसे ले सकते हो? तो मैं चाह रहा हूं कि इसमें आप एक बहुत अच्छा इंसेंटिव लें ताकि हमें ये लगे कि हमारा ये आम आदमी पार्टी की तरफ जो हम जा रहे हैं ये हम बहुत सक्सेस रूप से आगे जाएंगे। थैंक यू अमरजीत जी, आपने बड़ी सही बात कही। बेसिकली आपने जीएसटी से बात शुरू की थी और मैं सहमत हूं। जीएसटी बनाया तो इसलिए गया था कि पूरे देश में एक टैक्सेशन सिस्टम बन जाए, एक जैसा हो जाए और फिर लोगों को आसानी हो। लेकिन इतने मल्टीपल लेयर्स उसमें बना दिए हैं कि अब तो कई बार लगने लगता है कि यार पहला वाला रिजीम ज्यादा अच्छा था या ये वाला जीएसटी या वैट कौन सा अच्छा था। कम से कम लोग अपने हिसाब से तय तो कर लेते थे। जैसा मैंने दिल्ली के बारे में कहा कि जीएसटी का कोई भी फैसला जीएसटी में जब होता है तो उससे पहले मैं दिल्ली के सारे व्यापारियों के संगठनों से सबसे मिलके जाता हूं कि भाई आप बताओ क्या कहना है इस मुद्दे पे, क्या कहना है। क्योंकि मैं अपने लिए थोड़ी जा रहा हूं, उनके लिए जा रहा हूं वहां पे। मैं तो खुद व्यापारी नहीं हूं लेकिन मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं उनका वहां पे। तो वैसे ही उत्तराखंड में सरकार बनवाइए, ये हमारी गारंटी रहेगी कि उत्तराखंड का जो भी वित्त मंत्री होगा वो बिना व्यापारियों से मिले कोई काम नहीं करेगा, ना जीएसटी की मीटिंग में जाएगा। और जब तक उत्तराखंड में अभी सरकार नहीं है, अगले 2-2.5 महीने आम आदमी पार्टी की,
तब तक आप मुझे बता दीजिए, जीएसटी की कोई मीटिंग होगी तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इसकी, आप चिंता मत करिए। तब तक मैं, क्योंकि बतौर मेंबर मैं वहां बैठता हूं, तो मैं सब पूरे देश की बात वहां रख सकता हूं। हाँ हेलो जी। सर, नमस्कार सर। मैं होटल लाइन से हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अब कोविड के बाद तो होटल लाइन का बिल्कुल ही बिजनेस हो गया है। उत्तराखंड कोविड का हब है, जिसको बोलते हैं टूरिज्म हब है, तो इसके लिए आपका क्या आगे रहेगा, जिससे हम लोगों के लिए भी कुछ बेनिफिट रहे? देखो, कोविड के दौरान और कोविड के बाद, है ना, दोनों चीजें हैं। कोविड के दौरान तो सरकार ने वहां खूब मदद की लोगों की। होटल इंडस्ट्री के जितने लाइसेंस फीस थी, जितने उनके टैक्सेस थे, आमतौर पे लाइसेंस फीस एनुअल ली जाती है, हमने उस पूरे लॉकडाउन और उसके लॉकडाउन के पीरियड की तो सारी फीस माफ की, और जब धीरे धीरे खुला तो उसमें भी उनके रिड्यूस करके ली। फोर्स मेजर हमने व्यापारियों के लिए बहुत, क्योंकि आमतौर पे एक क्लॉज होती है फोर्स मेजर, मतलब कोई आपदा आ जाए तो उस वक्त के लिए विशेष परिस्थितियों में सरकार फीस माफ कर सकती है, सरकार उनके टैक्सेस माफ करे, तो उसका खूब हमने वहां व्यापारियों को लाभ दिया। कोविड के बाद भी वहां खासतौर से होटल इंडस्ट्री तो बहुत सफर कर रही है। आप दिल्ली के दायरे में, दिल्ली सरकार के दायरे में जो चीजें आती हैं, आप अभी होटल इंडस्ट्री से हैं तो आपको पता चला होगा, वहां जो हमारी एक्साइज पॉलिसी बनी है उससे होटल इंडस्ट्री बहुत खुश है। उसको एक होटल में अगर 5 जगह लाइसेंस लेना पड़ता था, 5 जगह अगर कुछ चलाना है उसको रेस्टोरेंट, तो 5 लाइसेंस लेने पड़ते थे। हमने कहा भाई इकट्ठे, और फिर पैसे मांगते थे लोग उससे कहते थे देखो भैया आपने इस कोने के लिए लाइसेंस लिया हुआ है, अब उधर कैसे प्लेट रख दी, आपका आदमी उधर खाना खा रहा था, अब तो पैसे दो, रिश्वत दो, इस चक्कर में फंसा रहता था। हमने अब कर दिया कि भाई पूरे होटल का एक ही लाइसेंस ले लो, फिर उसमें 5 की जगह 50 खोलो, आपकी हेडेक है, हमारी कोई हेडेक नहीं है, हम बिल्कुल आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगेंगे। तो उस तरह की कई प्रोग्रेसिव स्कीम्स आई हैं, आप पढ़ना उनको। और अब फिर मैं बोल रहा हूं कि देखो, होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, सरकार क्या करे कि आपकी मदद हो जाए, ये आप तय करो। आप बताओ, हमें शायद नहीं आएगा, किसी भी एक व्यक्ति को सब कुछ आ जाएगा, ये संभव भी नहीं है, लेकिन जो आदमी जिस सेक्टर में काम कर रहा है उसको तो आता है। बस सरकार को चाहिए कि उसको इज्जत देके पूछ ले भाई करना क्या है। सरकार जिसको आता है उसको इज्जत देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल यह है कि जिसको आता है उसकी इज्जत करो, वो आपको अपने आप सहयोग करेगा। थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं विकासनगर से हूं, और मैं पिछले 15 वर्षों से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल का नक्शा बदल दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। बट दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ के जो दूर दराज के जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, सुविधाओं के अभाव में अपने बच्चों को उतनी अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरह की सुविधा प्रदान करेंगे उनको, ताकि वो हमारे देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे सकें। और कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में सर, मैंने अकेले अपने दम पर उत्तराखंड के टॉपर्स कई बार निकाले हैं बैंक में, तो मैं ये चाहूंगा सर, कोचिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कैसे सपोर्ट करेंगे? थैंक यू सर। देखिए, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से आज, हालांकि मैं मूल रूप से व्यापार और व्यापारियों के संदर्भ में ही बात करने आया था, पर क्योंकि एजुकेशन का आपने जिक्र छेड़ा, दिल्ली के सरकार, आपने अखबारों में पढ़ा होगा अभी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर, सिर्फ बिल्डिंग अच्छी नहीं हुई है, सिर्फ टीचर्स को विदेशों में नहीं भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, इस सब का नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना शानदार हो गया है कि बिना कोचिंग किए, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, बिना कोचिंग किए सरकारी स्कूलों से, एक सरकारी स्कूल से अभी 51 बच्चों ने नीट क्रॉस किया है। ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहां से 80 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे 12वीं क्लास में 100 भी हैं, 150 भी हैं, जहां 51 इस बार हाईएस्ट है। पिछली बार यह संख्या 35 हाईएस्ट थी, लेकिन इस बार बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं सरकारी जहां पर 25 बच्चों ने, 30 बच्चों ने, कहीं से 14 बच्चों ने, 10 बच्चों ने, 5 बच्चों ने नीट क्लियर किया है, और सबने, इनके पास पैसा नहीं होता था कोचिंग के लिए, उनकी पढ़ाई की क्वालिटी ऐसी कर दी। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा है भाई बच्चा एक पैर कोचिंग में रखता है और एक स्कूल में रखता है 12वीं का बच्चा, हमने कहा कोचिंग वाले को यहीं बुला लो, स्कूल में रख लो, वही पढ़ाई होनी है जो कोचिंग वाला पढ़ाता है। तो हमने तो कोचिंग वालों के साथ पार्टनरशिप करके इसको काम किया।
और टीचर्स हमारे बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है विशेषकर कोचिंग के लिए तो आप ही बताएंगे कि क्या होना चाहिए और कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के नाम पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आप लोग गूगल करेंगे, मैं जब जर्नलिस्ट था तब मैं देखता था कि जापान में कोई गांव है, वहां पे 2 बच्चे भी पढ़ते हैं तो सरकार ने वहां भी एक शानदार स्कूल खुलवा रखा है। मुझे लगता था हमारे देश में ऐसा कब होगा। दिल्ली में करके दिखा दिया, उत्तराखंड में करके दिखा देंगे। अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले अगर कोई और सवाल है तो एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम का अंत करेंगे। मनीष जी, मेरा नाम मनीष मित्तल है, मैं देहरादून से ही हूँ और कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म और एग्रीकल्चर में हमारा सहारनपुर से लेकर उत्तरकाशी तक काम है हमारा। तो जैसा अभी आपने कहा था कि एग्रीकल्चर, टूरिज्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे स्टेट के ग्रोथ के लिए। तो मैं पूछना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर और टूरिज्म, इसके लिए क्या नियम योजनाएं आपसे हमें अपेक्षित हैं जो स्पेसिफिकली हम लोग कह सकें कि हाँ इस सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नियम और योजनाएं होंगी? मनीष जी, जैसे दिल्ली में भी अलग अलग सेक्टर्स के बहुत लोग हैं। दिल्ली में लार्जली सर्विस सेक्टर है, 85% सर्विस सेक्टर है, बाकी थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग है और थोड़ा बहुत अलग उसमें है, प्रोडक्शन है। इसमें ऐसा नहीं है कि दिल्ली के हर सेक्टर की हमको बहुत अच्छी नॉलेज है या थी। फिर से दोहरा रहा हूं कि व्यापारी अपने व्यापार को कैसे बढ़ाए, इसकी सबसे अधिक जानकारी उस व्यापारी को या उस सेक्टर के व्यापारियों को ही हो सकती है। सरकार का काम है कि जिसको आता है उसको इज्जत देके उसके साथ बैठ के करे। सीएम साहब दोनों को साथ बिठा देते हैं, क्या हो भाई, टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ करना है, टूरिज्म वाले भी आओ, अफसर भी आओ। जूता उद्योग के लिए करना है, जूते वाले भी आओ, जूता उद्योगपति भी आओ और ये भी आओ। हॉस्पिटल सेक्टर के लिए करना है, वो आओ। प्राइवेट स्कूल, सबको उस तरह से बिठाते हैं सर, वहीं से निकलता है। आज मैं कुछ बोलूं उसके प्लस माइनस होंगे, लेकिन उत्तराखंड के टूरिज्म उद्योग में, होटल इंडस्ट्री में लगे, कई लोगों ने पूछा, इस उद्योग में लगे लोग 10 लोग 20 लोग बैठ के जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडिया देंगे, सरकार उसको करेगी तो बहुत बेहतर होगा। किसी एक मंत्री या किसी एक आईएएस अफसर के दिमाग की उपज से कुछ निकल के आएगा, हो सकता है कभी कोई अच्छी स्कीम निकल के आ जाए, लेकिन वो अच्छी स्कीम जब तक लोगों से बात नहीं होगी तब तक नहीं आ सकती। मैं तो कहूंगा आप तैयारी करिए, 2-2.5 महीने की बात है, फिर उठाते हैं। हम तो रेडी हैं सर, थैंक यू वेरी मच। आखिर में एक ही चीज कहूंगा कि प्रोग्रेस क्या है, जैसा बार बार मैं कह रहा हूं व्यापारी के साथ मिलकर, लेकिन अल्टीमेट सपना क्या है। दिल्ली के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए हमने एक सपना देखा हुआ है। उत्तराखंड में ऐसी सरकार चुनी है जो उत्तराखंड के लोगों की प्रोग्रेस के लिए देखे। मैं दिल्ली का सपना आपके सामने रख देता हूं। मैंने पर कैपिटा इनकम का जिक्र किया। आज दिल्ली के आम आदमी की औसत आय पर कैपिटा इनकम देश में सबसे हाईएस्ट है, 3,54,000 रुपए प्रति व्यक्ति है पर कैपिटा इनकम, जिसको कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमी में। हमारा सपना यह है कि अगले 25 साल में दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 25 साल में सिंगापुर के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। यह हमने दिल्ली के लिए सपना देखा है। आज उत्तराखंड के लोगों की पर कैपिटा इनकम, उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए है। उसको आगे बढ़ाने का सपना देखिए। उसको आगे बढ़ाने का सपना देखेंगे तो रिवर्स में अपने आप व्यापार भी दिखाई देगा, क्योंकि व्यापारी की तरक्की के बिना वो संभव नहीं है। आपका व्यापार बढ़ेगा, आप अपने कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ाओगे, आपकी अपनी तनख्वाह बढ़ेगी, आपकी अपना आमदनी बढ़ेगी, उसी से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। हमने दिल्ली एजुकेशन माध्यम है, आदमी को स्वस्थ रखना एक माध्यम है, शांति सुरक्षा का माहौल देना एक माध्यम है, लेकिन असली टारगेट क्या है? गवर्नेंस का हमारा टारगेट है कि दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम को, जो कि पिछले 5-6 साल के प्रयास से देश में सबसे ज्यादा है, देश की एवरेज से 3 गुना ज्यादा है, अब हम उसको बाहर लेके गए हैं। और इस बार के बजट स्पीच में आप उठा के देखिएगा, मैं कोई आज उत्तराखंड में खड़े होकर इस बात को नहीं कह रहा हूं। 6 महीने पहले मैंने बजट पेश किया था दिल्ली विधानसभा में, वहां मैंने दिल्ली के सामने, दिल्ली की विधानसभा के सामने ये सपना रखा है कि 25 साल में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम को सिंगापुर के आम आदमी की 25 साल बाद की इनकम के बराबर कर देना है। इस पर काम करने का मिशन शुरू किया सरकार ने।
आइए उत्तराखंड के लिए भी ये सपना देखें और उत्तराखंड के वोटर के एक एक वोट में वो ताकत है कि ये सपना सच हो सकता है। दिल्ली के वोटर ने वो वोट दे के सच कराया है, उत्तराखंड का वोटर भी सच कर सकता है। थैंक यू। वहीं आ जाए।